हमारी आकाशगंगा और अन्य आकाशगंगाओं में दिखाई देने वाले तारों को मिलाकर भी कुल द्रव्यमान उस मात्रा का 100वां भाग से भी कम है जो ब्रह्मांड के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक है। भले ही हम फैलाव की दर का सबसे कम अनुमान लें, हमारी आकाशगंगा और अन्य आकाशगंगाओं में बहुत बड़ी मात्रा में डार्क मैटर होना चाहिए जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन जिसकी मौजूदगी हम जानते हैं क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण तारों की कक्षाओं पर प्रभाव डालता है। इसके अलावा अधिकांश आकाशगंगाएं समूहों में पाई जाती हैं और हम इसी तरह ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन समूहों में आकाश गंगाओं के बीच भी और अधिक डार्क मैटर मौजूद है। इसका प्रभाव आकाशगंगाओं की गति पर पड़ता है। अगर हम इस सभी डार्क मैटर को जोड़ लें तब भी ये केवल लगभग 10वां हिस्सा ही होगा उस मात्रा का जो ब्रह्मांड के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक है। हालांकि हम इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड में किसी अन्य प्रकार का पदार्थ हो जो लगभग समान रूप से फैला हो, जिसे हमने अभी तक नहीं देखा और जो ब्रह्मांड के औसत घनत्व को उस महत्वपूर्ण मान तक बढ़ा सकता है जो फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है। वर्तमान साक्ष्य इसलिए ये संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड शायद हमेशा के लिए फैलेगा, लेकिन हम केवल इतना ही सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि ब्रह्मांड अंततः फिर से सिकुड़ेगा भी, तो ये कम से कम अगले 1000 करोड़ वर्षों तक नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही इतनी लंबी अवधि तक फैल रहा है। हमें इससे अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। उस समय तक जब तक हमने सौर मंडल से परे कॉलोनी नहीं बसाई, मानव जाति लंबे समय पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, हमारी धूप जैसी सूर्य के साथ नष्ट हो चुकी होगी। सभी फ्राइडमैन समाधानों में यह विशेषता है कि अतीत में किसी समय लगभग 10 से 20,000 करोड़ साल पहले पड़ोसी आकाशगंगाओं के बीच की दूरी 0 होनी चाहिए थी। उस समय, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, ब्रह्मांड का घनत्व और अंतरिक्ष समय का वक्रता अनंत होगी। क्योंकि गणित वास्तव में अनंत संख्याओं को संभाल नहीं सकता, इसका अर्थ यह है कि सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जिस पर फ्राइडमैन के समाधान आधारित हैं, यह भविष्यवाणी करता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा बिंदु है जहां यह सिद्धांत स्वयं टूट जाता है। ऐसा बिंदु गणितज्ञों द्वारा सिंगुलैरिटी कहा जाता है, अविकलता। वास्तव में हमारे सभी वैज्ञानिक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित हैं कि अंतरिक्ष समय चिकना और लगभग समतल है, इसलिए वे बिग बैंग सिंगुलैरिटी पर टूट जाते हैं जहां अंतरिक्ष समय की वक्रता अनंत होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि बिग बैंग से पहले कोई घटनाएं भी हुई हों, तो उनका उपयोग ये जानने के लिए नहीं किया जा सकता कि बाद में क्या होगा, क्योंकि भविष्यवाणी बिग बैंग पर टूट जाएगी। समान रूप से, चूंकि हम केवल ये जानते हैं कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ, हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि उससे पहले क्या हुआ। हमारे लिए बिग बैंग के पहले की घटनाओं का कोई परिणाम नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड के वैज्ञानिक मॉडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हमें इसलिए इन्हें मॉडल से हटाकर कहना चाहिए कि समय की शुरुआत बिग बैंग में हुई। कई लोगों को यह विचार पसंद नहीं है कि समय की शुरुआत हुई है, शायद इसलिए कि यह दिव्य हस्तक्षेप का संकेत देता है। कैथोलिक चर्च ने इसके विपरीत बिग बैंग मॉडल को अपनाया और 1951 में इसे बाइबल के अनुरूप घोषित कर दिया। इसलिए कई प्रयास किए गए कि यह निष्कर्ष डाला जा सके कि बिग बैंग हुआ था। सबसे अधिक समर्थन वाला प्रस्ताव स्थिर स्थिति सिद्धांत था। इसे 1948 में ऑस्ट्रिया के नाजी आधिपत्य से भागे 2 शरणार्थियों हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रेड हॉयल ने दिया, जिन्होंने युद्ध के दौरान राडार के विकास पर उनके साथ काम किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे ही आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, नई आकाशगंगाएं लगातार उनके बीच में बनती रहती हैं, लगातार उत्पन्न होते रहे नए पदार्थ से। इसलिए ब्रह्मांड सभी समय और सभी स्थानों पर लगभग एक समान दिखेगा। स्थिर स्थिति सिद्धांत के लिए सामान्य सापेक्षता में संशोधन आवश्यक था ताकि पदार्थ की लगातार सृजन की अनुमति मिल सके, लेकिन दर इतनी कम थी कि यह प्रयोगों के साथ विरोधाभासी नहीं थी। यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा था,
ये सरल था और इसमें निश्चित भविष्यवाणियां थीं जिनका परीक्षण अवलोकन के द्वारा किया जा सकता था। इन भविष्यवाणियों में से एक ये थी कि किसी भी स्थान के किसी भी आयतन में आकाशगंगाओं या समान वस्तुओं की संख्या ब्रह्मांड में कहीं और कभी भी समान होनी चाहिए। 1950 और 1960 के दशक में केम्ब्रिज के एक समूह ने, जिसे मार्टिन रायल ने नेतृत्व किया था, जिन्होंने बॉन्डी, गोल्ड और हॉयल के साथ युद्ध के दौरान राडार पर काम किया था, बाहरी अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों के स्रोतों का सर्वेक्षण किया। केम्ब्रिज के समूह ने दिखाया कि इन रेडियो स्रोतों में से अधिकांश हमारी आकाशगंगा के बाहर हैं, कई की पहचान अन्य आकाशगंगाओं के रूप में की जा सकती है, और विरल स्रोत अधिक और शक्तिशाली स्रोत कम है। उन्होंने विरल स्रोतों को दूरस्थ और शक्तिशाली स्रोतों को निकटस्थ माना। फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि निकटस्थ स्रोतों की संख्या प्रति आयतन कम है, जबकि विरल स्रोतों की संख्या अधिक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हम ब्रह्मांड के एक बड़े क्षेत्र के केंद्र में हैं, जहां स्रोत अन्य स्थानों की तुलना में कम है। विकल्प के रूप में इसका मतलब ये हो सकता है कि रेडियो तरंगों की यात्रा शुरू होने के समय स्रोत अधिक संख्या में थे जितने अब हैं। दोनों व्याख्याएं स्थिर स्थिति सिद्धांत की भविष्यवाणियों के विपरीत थीं। इसके अलावा 1965 में पेंजियास और विल्सन ने माइक्रोवेव विकिरण की खोज ने भी ये संकेत दिया कि ब्रह्मांड अतीत में बहुत अधिक घना था, इसलिए स्थिर स्थिति सिद्धांत को त्यागना पड़ा। समय के बिग बैंग और सिंगुलैरिटी पर काम 1963 में दो रूसी वैज्ञानिक एवगेनी लिफ्शित्ज और आइजैक खलातिमकॉव ने किया। उन्होंने सुझाव दिया कि बिग बैंग शायद केवल फ्राइडमैन के मॉडलों की ही विशेषता हो सकती है, जो असल में केवल वास्तविक ब्रह्मांड के अनुमान थे। हो सकता है कि सभी मॉडलों ने, जो वास्तविक ब्रह्मांड से मोटे तौर पर मिलते जुलते थे, केवल फ्राइडमैन के मॉडल में ही बिग बैंग सिंगुलैरिटी होती। फ्राइडमैन के मॉडलों में सभी आकाशगंगाएं सीधे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अतीत में वे सभी एक ही स्थान पर थीं। वास्तविक ब्रह्मांड में हालांकि आकाशगंगाएं केवल सीधे दूर नहीं जा रही हैं, उनकी कुछ छोटी पार्श्व गतियां भी हैं, इसलिए वास्तव में उन्हें हमेशा बिल्कुल उसी स्थान पर होने की आवश्यकता नहीं थी, बस बहुत पास पास होना ही काफी था। संभव है कि वर्तमान फैलता ब्रह्मांड किसी पूर्व सिकुड़ते चरण का परिणाम हो, जिसमें ब्रह्मांड सिकुड़ते समय कण पूरी तरह टकराए नहीं बल्कि एक दूसरे के पास से गुजरे और फिर दूर हो गए, जिससे वर्तमान फैलाव हुआ, जो फ्राइडमैन के मॉडलों जैसा था लेकिन वास्तविक ब्रह्मांड की अनियमितताओं और यादृच्छिक गतियों का ध्यान रखता था। लिफ्शित्ज और खलातिमकॉव ने दिखाया कि ऐसे मॉडल बिग बैंग के साथ शुरू हो सकते हैं, भले ही आकाशगंगाएं हमेशा सीधे दूर नहीं जा रही हों, लेकिन उनका दावा था कि यह केवल कुछ विशेष मॉडलों में संभव है जहां आकाशगंगाएं बिल्कुल सही तरीके से गति कर रही हों। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा लगता है कि ऐसे फ्राइडमैन जैसे मॉडल जिनमें बिग बैंग सिंगुलैरिटी नहीं है, उनके मुकाबले अनंत अधिक हैं, इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वास्तव में बिग बैंग नहीं हुआ। बाद में उन्हें यह महसूस हुआ कि ऐसे और भी अधिक सामान्य फ्राइडमैन जैसे मॉडल हैं जिनमें सिंगुलैरिटीज होती हैं और जिनमें आकाशगंगाओं की किसी विशेष गति की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्होंने 2070 में अपना दावा वापस ले लिया। लिफ्शित्ज और खलातिमकॉव का काम महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने दिखाया कि यदि सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत सही है तो ब्रह्मांड में सिंगुलैरिटी यानी कि बिग बैंग हो सकती है। हालांकि यह मुख्य प्रश्न हल नहीं करता था कि क्या सामान्य सापेक्षता यह परिणाम करती है कि हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग होना चाहिए, यानी कि समय की शुरुआत। इसका जवाब एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से मिला, जिसे 1965 में ब्रिटिश गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक रॉजर पेनरोज ने प्रस्तुत किया। सामान्य सापेक्षता में लाइट कोनों के व्यवहार का उपयोग करके और यह ध्यान में रखते हुए कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षक है, उन्होंने दिखाया कि किसी तारे का अपना गुरुत्वाकर्षण के तहत संकुचन उसे ऐसे क्षेत्र में फंसा देता है जिसका सतह अंततः शून्य आकार तक सिकुड़ जाता है, और क्योंकि उस क्षेत्र की सतह शून्य तक सिकुड़ती है, उसका आयतन भी शून्य होना चाहिए।
तारे में सारी सामग्री शून्य आयतन वाले क्षेत्र में संकुचित हो जाएगी, इसलिए पदार्थ का घनत्व और अंतरिक्ष समय की वक्रता अनंत हो जाएगी। यानी कि दूसरे शब्दों में इस क्षेत्र में सिंगुलैरिटी होती है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। शुरुआत में पेनरोज का यह परिणाम केवल तारों पर लागू होता था। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में बिग बैंग सिंगुलैरिटी के सवाल का उत्तर नहीं देता था। हालांकि जब पेनरोज ने अपना प्रमेय दिया, मैं रिसर्च स्टूडेंट था जो अपनी पीएचडी पूरा करने के लिए समस्या की तलाश में था। 2 साल पहले मुझे ALS मोटर न्यूरॉन रोग का निदान हुआ था और कहा गया था कि मेरे पास केवल 1 या 2 साल ही बचे हैं। ऐसी परिस्थितियों में पीएचडी पर काम करने का कोई बहुत महत्व नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी लंबी उम्र पा पाऊंगा। लेकिन 2 साल बीत गए और मेरी स्थिति उतनी बुरी नहीं हुई। वास्तव में सब कुछ ठीक चल रहा था और मेरी सगाई एक बहुत ही अच्छी लड़की जेन वाइल्ड से हो गई थी। लेकिन शादी करने के लिए मुझे नौकरी चाहिए थी और नौकरी पाने के लिए पीएचडी आवश्यक थी। 1965 में मैंने पेनरोज के प्रमेय के बारे में पढ़ा कि कोई भी शरीर जो गुरुत्वाकर्षण संकुचन से गुजर रहा है अंततः सिंगुलैरिटी बनाएगा। मैंने जल्द ही ये महसूस किया कि यदि पेनरोज के प्रमेय में समय की दिशा को उलट दिया जाए तो संकुचन विपरीत बन जाएगा और अब उसके प्रमेय की शर्तें अभी भी लागू होंगी, बशर्ते कि वर्तमान में ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर फ्राइडमैन मॉडल जैसा हो। पेनरोज के प्रमेय ने दिखाया कि कोई भी संकुचित तारा सिंगुलैरिटी में समाप्त होगा। समय उलटने वाले तर्क से यह दिखाया गया कि कोई भी फ्राइडमैन जैसा फैलता ब्रह्मांड सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ होगा। तकनीकी कारणों से पेनरोज का प्रमेय यह मानता था कि ब्रह्मांड अनंत होना चाहिए। इसलिए मैं इसका उपयोग तभी कर सकता हूं जब ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैल रहा हो कि वो वापस सिकुड़ने से बच सके, क्योंकि केवल ऐसे फ्राइडमैन मॉडल ही अनंत होते हैं। अगले कुछ वर्षों में मैंने नई गणितीय तकनीक विकसित की ताकि इन और अन्य तकनीक शर्तों को प्रमेयों से हटा सकूं जो ये सिद्ध करते थे कि सिंगुलैरिटीज अवश्य। समय ऐसे लगता था जैसे वो अनंत काल से मौजूद है। लेकिन 1929 में एडविन हबल ने ये ऐतिहासिक अवलोकन किया कि आप कहीं भी देखें, दूर की आकाशगंगाएं हमसे तेजी से दूर जा रही हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब है कि पहले के समय में वस्तुएं एक दूसरे के करीब रही होंगी। वास्तव में ऐसा लगा कि लगभग 10 या 20 हजार मिलियन साल पहले एक ऐसा समय था जब वे सभी ठीक एक ही जगह पर थीं और इसलिए ब्रह्मांड का घनत्व अनंत था। इस खोज ने आखिरकार ब्रह्मांड की शुरुआत के प्रश्न को विज्ञान के दायरे में ला दिया। हबल के अवलोकनों ने सुझाव दिया कि एक समय था जिसे बिग बैंग कहा जाता है, जब ब्रह्मांड अति सूक्ष्म और असीम रूप से घना था। ऐसी परिस्थितियों में विज्ञान के सभी नियम और इसलिए भविष्य की भविष्यवाणी करने की सभी क्षमताएं टूट जाएंगी। यदि इस समय से पहले की कोई घटनाएं थीं तो वे वर्तमान समय में जो कुछ भी होता है उसे प्रभावित नहीं कर सकती थीं। उनके अस्तित्व को नज़रअंदाज किया जा सकता है क्योंकि इसका कोई अवलोकनीय परिणाम नहीं होगा। कोई कह सकता है कि बिग बैंग के समय की शुरुआत हुई, इस अर्थ में कि पहले के समय को बस परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि समय में यह शुरुआत उन शुरुआती धारणाओं से बहुत अलग है जिन पर पहले विचार किया गया था। एक अपरिवर्तनीय ब्रह्मांड में समय में शुरुआत कुछ ऐसी है जिसे ब्रह्मांड के बाहर के किसी प्राणी द्वारा थोपा जाना है। शुरुआत के लिए कोई भौतिक आवश्यकता नहीं है। कोई कल्पना कर सकता है कि ईश्वर ने अतीत में सचमुच किसी भी समय ब्रह्मांड का निर्माण किया। दूसरी ओर, यदि ब्रह्मांड फैल रहा है तो ऐसे भौतिक कारण हो सकते हैं जिनके कारण शुरुआत का होना आवश्यक था। कोई अभी भी कल्पना कर सकता है कि ईश्वर ने बिग बैंग के क्षण में या उसके बाद भी बस इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण किया ताकि ये बिग बैंग जैसा दिखे, लेकिन ये मानना अर्थहीन होगा कि इसे बिग बैंग से पहले बनाया गया था। एक विस्तारशील ब्रह्मांड एक सृष्टिकर्ता को नहीं रोकता है, लेकिन ये उस समय पर सीमाएं जरूर लगाता है जब उन्होंने अपना काम किया होगा। ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में बात करने और ऐसे सवालों पर चर्चा करने के लिए कि क्या इसकी शुरुआत है या अंत, आपको ये स्पष्ट होना होगा कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। मैं यह सरल विचार लूंगा कि एक सिद्धांत सिर्फ ब्रह्मांड का एक मॉडल या उसका एक प्रतिबंधित हिस्सा है और नियमों का एक समूह है जो मॉडल में मात्राओं को हमारे द्वारा किए गए अवलोकनों से संबंधित करता है। ये केवल हमारे दिमाग में मौजूद है और इसकी कोई अन्य वास्तविकता नहीं है। इसका जो भी मतलब हो, एक सिद्धांत एक अच्छा सिद्धांत है यदि वो 2 आवश्यकताओं को पूरा करता है।
इसे एक मॉडल के आधार पर बड़ी संख्या में अवलोकनों का सटीक वर्णन करना चाहिए, जिसमें केवल कुछ मनमानी तत्व हों, और इसे भविष्य के अवलोकनों के परिणामों के बारे में निश्चित भविष्यवाणियां करनी चाहिए। उदाहरण के लिए अरस्तु ने एम्पेडोकल्स के सिद्धांत पर विश्वास किया कि सब कुछ 4 तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से बना है। ये काफी सरल था, लेकिन इसने कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की। दूसरी ओर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एक और भी सरल मॉडल पर आधारित था, जिसमें पिंड एक दूसरे को एक बल के साथ आकर्षित करते थे जो उनके द्रव्यमान नामक मात्रा के आनुपातिक था और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। फिर भी यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति की उच्च स्तर की सटीकता के साथ भविष्यवाणी करता है। कोई भी भौतिक सिद्धांत हमेशा अनंतिम होता है, इस अर्थ में कि ये केवल एक परिकल्पना है, आप इसे कभी साबित नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रयोगों के परिणाम किसी सिद्धांत से कितनी बार सहमत होते हैं, आप कभी भी निश्चित नहीं हो सकते कि अगली बार परिणाम सिद्धांत का खंडन नहीं करेगा। दूसरी ओर, आप एक सिद्धांत का खंडन एक भी अवलोकन पाकर कर सकते हैं जो सिद्धांत की भविष्यवाणियों से असहमत हो। जैसा कि विज्ञान के दार्शनिक कार्ल पॉपर ने जोर दिया है, एक अच्छे सिद्धांत की विशेषता ये है कि ये कई भविष्यवाणियां करता है जिन्हें सिद्धांत रूप में अवलोकन द्वारा झूठा साबित किया जा सकता है। हर बार जब नए प्रयोगों को भविष्यवाणियों से सहमत होते हुए देखा जाता है तो सिद्धांत बच जाता है और उसमें हमारा विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन अगर कभी कोई नया अवलोकन असहमत पाया जाता है तो हमें सिद्धांत को छोड़ना या संशोधित करना होगा। कम से कम यही माना जाता है, लेकिन आप हमेशा अवलोकन करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर सवाल उठा सकते हैं। व्यवहार में जो अक्सर होता है वो ये है कि एक नया सिद्धांत तैयार किया जाता है जो वास्तव में पिछले सिद्धांत का विस्तार होता है। उदाहरण के लिए, ग्रह बुध के बहुत सटीक अवलोकनों ने उसकी गति और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की भविष्यवाणियों के बीच एक छोटा सा अंतर प्रकट किया। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने न्यूटन के सिद्धांत से थोड़ी अलग गति की भविष्यवाणी की। ये तथ्य कि आइंस्टीन की भविष्यवाणियां जो देखा गया उससे मेल खाती थीं, जबकि न्यूटन की नहीं, नए सिद्धांत की महत्वपूर्ण पुष्टियों में से एक था। हालांकि हम अभी भी सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए न्यूटन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी भविष्यवाणियों और सामान्य सापेक्षता की भविष्यवाणियों के बीच का अंतर उन स्थितियों में बहुत छोटा है जिनसे हम सामान्य रूप से निपटते हैं। न्यूटन के सिद्धांत का ये भी बड़ा फायदा है कि आइंस्टीन के सिद्धांत की तुलना में इसके साथ काम करना बहुत सरल है। विज्ञान का अंतिम लक्ष्य एक एकल सिद्धांत प्रदान करना है जो पूरे ब्रह्मांड का वर्णन करता है। अधिकांश वैज्ञानिक वास्तव में जिस दृष्टिकोण का पालन करते हैं वो है समस्या को 2 भागों में विभाजित करना। सबसे पहले वे नियम हैं जो हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड समय के साथ कैसे बदलता है। यदि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी भी एक समय में कैसा है, तो ये भौतिक नियम हमें बताते हैं कि यह किसी भी बात के समय में कैसा दिखेगा। दूसरा, ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का सवाल है। कुछ लोगों को लगता है कि विज्ञान को केवल पहले भाग से संबंधित होना चाहिए। वे प्रारंभिक स्थिति के प्रश्न को आध्यात्म या धर्म का विषय मानते हैं। वे कहेंगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के नाते ब्रह्मांड को किसी भी तरह से शुरू कर सकता था जैसा वो चाहता था। ये हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में वो इसे पूरी तरह से मनमाने तरीके से विकसित भी कर सकता था। फिर भी ऐसा लगता है कि उसने इसे कुछ नियमों के अनुसार बहुत ही नियमित तरीके से विकसित करने का फैसला किया। इसलिए यह मानना भी उतना ही तर्कसंगत लगता है कि प्रारंभिक अवस्था को नियंत्रित करने वाले भी नियम हैं। ब्रह्मांड का एक ही बार में वर्णन करने के लिए एक सिद्धांत तैयार करना बहुत मुश्किल साबित होता है। इसके बजाय हम समस्या को हिस्सों में तोड़ते हैं और कई आंशिक सिद्धांतों पार्शियल थ्योरीज का आविष्कार करते हैं। इनमें से प्रत्येक आंशिक सिद्धांत अवलोकनों के एक निश्चित सीमित वर्ग का वर्णन और भविष्यवाणी करता है, अन्य मात्राओं के प्रभावों की उपेक्षा करता है या उन्हें संख्याओं के सरल सेटों द्वारा प्रस्तुत करता है। हो सकता है कि ये दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत हो। यदि ब्रह्मांड में हर चीज मौलिक तरीके से हर दूसरी चीज पर निर्भर करती है, तो समस्या के हिस्सों की अकेले जांच करके पूर्ण समाधान के करीब पहुंचना असंभव हो सकता है। फिर भी ये निश्चित रूप से वो तरीका है जिससे हमने अतीत में प्रगति की है। शास्त्रीय उदाहरण फिर से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, जो हमें बताता है कि 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल केवल प्रत्येक पिंड से जुड़े एक संख्या उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन अन्यथा इस बात से स्वतंत्र है कि पिंड किस चीज से बने हैं। इस प्रकार किसी को उनकी कक्षाओं की गणना करने के लिए सूर्य और ग्रहों की संरचना और संविधान का सिद्धांत रखने की आवश्यकता नहीं है।
आज वैज्ञानिक ब्रह्मांड का वर्णन दो मूलभूत आंशिक सिद्धांतों के संदर्भ में करते हैं, माइनस सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। ये इस सदी के पहले भाग की महान बौद्धिक उपलब्धियां हैं। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के बल और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना का वर्णन करता है, यानी कुछ मील से लेकर 1,00,00,00,000 एक के बाद 24 शून्य मील, जो अवलोकनीय ब्रह्मांड का आकार है, तक के पैमाने पर संरचना। दूसरी ओर क्वांटम यांत्रिकी अत्यंत छोटे पैमानों पर होने वाली घटनाओं से संबंधित है, जैसे कि 1 इंच का 10 लाखवां का 10 लाखवां हिस्सा। दुर्भाग्य से ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के साथ असंगत माने जाते हैं, माइनस वे दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। आज भौतिकी के प्रमुख प्रयासों में से एक और इस पुस्तक का प्रमुख विषय एक नए सिद्धांत की खोज है जो उन दोनों को समाहित करेगा, माइनस एक गुरुत्वाकर्षण का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। हमारे पास अभी तक ऐसा सिद्धांत नहीं है और हम अभी भी इसे प्राप्त करने से बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन हम पहले से ही कई गुण जानते हैं जो इसमें होने चाहिए। और हम बाद के अध्यायों में देखेंगे कि हम पहले से ही उन भविष्यवाणियों के बारे में काफी कुछ जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के एक क्वांटम सिद्धांत को करनी चाहिए। अब यदि आप मानते हैं कि ब्रह्मांड मनमाना नहीं है बल्कि निश्चित नियमों द्वारा शासित है, तो आपको अंततः आंशिक सिद्धांतों को एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत, कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी में संयोजित करना होगा जो ब्रह्मांड में हर चीज का वर्णन करेगा। लेकिन ऐसे पूर्ण एकीकृत सिद्धांत की खोज में एक मौलिक विरोधाभास, पैराडॉक्स है। ऊपर बताए गए वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में विचार यह मानते हैं कि हम तर्कसंगत प्राणी हैं जो अपनी इच्छानुसार ब्रह्मांड का अवलोकन करने और जो हम देखते हैं उससे तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी योजना में यह मानना तर्कसंगत है कि हम अपने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले कानूनों के करीब और करीब प्रगति कर सकते हैं। फिर भी अगर वास्तव में एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत है तो वो संभवतः हमारे कार्यों को भी निर्धारित करेगा, और इसलिए सिद्धांत स्वयं ही इसकी खोज के परिणाम को निर्धारित करेगा। और ये क्यों निर्धारित करेगा कि हम सबूतों से सही निष्कर्ष पर पहुंचें? क्या ये समान रूप से ये निर्धारित नहीं कर सकता कि हम गलत निष्कर्ष निकालें या बिल्कुल भी कोई निष्कर्ष न निकालें? इस समस्या का एकमात्र उत्तर जो मैं दे सकता हूं वो डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित है। विचार ये है कि स्वयं प्रजनन करने वाले जीवों की किसी भी आबादी में अलग अलग व्यक्तियों में आनुवंशिक सामग्री और पालन पोषण में भिन्नताएं होंगी। इन अंतरों का मतलब होगा कि कुछ व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया के बारे में सही निष्कर्ष निकालने और उसके अनुसार कार्य करने में दूसरों की तुलना में बेहतर सक्षम हैं। इन व्यक्तियों के जीवित रहने और पुनरुत्पादन करने की अधिक संभावना होगी और इसलिए उनके व्यवहार और विचार का पैटर्न हावी हो जाएगा। अतीत में यह निश्चित रूप से सच रहा है कि जिसे हम बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक खोज कहते हैं उसने जीवित रहने का लाभ दिया है। यह इतना स्पष्ट नहीं है कि क्या ये अभी भी मामला है। हमारी वैज्ञानिक खोजें हम सभी को नष्ट कर सकती हैं, और भले ही वे ऐसा न करें, एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत हमारे जीवित रहने की संभावनाओं में ज्यादा अंतर नहीं ला सकता है। हालांकि बशर्ते ब्रह्मांड एक नियमित तरीके से विकसित हुआ हो, हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राकृतिक चयन ने हमें जो तर्क करने की क्षमता दी है वो एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत की हमारी खोज में भी वैध होगी और इसलिए हमें गलत निष्कर्षों की ओर नहीं ले जाएगी।